नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस विधायक दल ने आज अध्यक्ष गदम प्रसाद से अनुरोध किया है कि वो तेलंगाना के कर्ज पर भ्रामक आंकड़े पेश करने और पिछली बीआरएस सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमांक के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति दे। पार्टी ने लगाचेरला में फार्मा विलेज के लिए अपनी कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध करने वाले किसानों की गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसे विपक्षी बेंच के विरोध के बीच खारिज कर दिया गया। इसलिए तेलंगाना विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 161(1) के तहत कहा गया है कि हम वित्त मंत्री के खिलाफ बीआरएस विधानसभा दल की ओर से विधानसभा उल्लंघन का नोटिस दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केटीआर ने मांग की है कि सरकार विधानसभा में सटीक लोन आंकड़े पेश करे या बहस के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति दे। उन्होंने पिछली मिसाल की ओर इशारा किया है, जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ नंदेंद्र मनोहर के नेतृत्व में इसी तरह के प्रस्ताव की अनुमति दी गई थी और विधायी परंपराओं को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। मल्काजगिरी सांसद टेलर राजेंद्र भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। पूर्व एमएलसी और पार्टी नेता रामचंद्र के साथ सांसद इस पद के दौड़ में सबसे आगे हैं, जो नए साल की शुरुआत में भरा जाना है। हालांकि जिला स्तर पर संगठन के पदों को भरने में देरी की वजह से तेलंगाना के लिए भाजपा के नेतृत्व में बदलाव में देरी हुई है। अगले महीने संक्रांति के आसपास बदलाव होने जा रहा है। जिला अध्यक्षों के चुनाव सहित प्रक्रिया तब तक पूरी हो जाएगी। 10 जनवरी तक प्रदेश चुनाव अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। एक भाजपा नेता ने कहा है कि अधिकतर ये पार्टी में आम सहमति से संचालित होगा। एक दिन पहले करीमनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दौड़ में नहीं है। तेलंगाना की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सीतक्का ने आज विधानसभा में खुलासा किया है कि ग्राम पंचायत के 690 करोड़ रुपए के बिल लंबित हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता हरीश राव के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी है। सीतक्का ने आगे कहा है कि सरकार ने ग्राम पंचायत के लिए अब तक 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें लंबित बिलों को निपटाने के लिए कुछ समय चाहिए। सीतक्का ने टिप्पणी की है कि पूर्व मंत्री और उनकी पार्टी के विधायकों को ये समझना चाहिए कि बीआरएस के सत्ता में आने के बाद से ग्राम पंचायत बिल लंबित है। यदि आपने बिलों को मंजूरी दे दी तो वो आज लंबित नहीं होते। सीतक्का ने स्वीकार किया है कि कुछ ग्राम पंचायतों के बिल लंबित हैं क्योंकि पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव की वजह से उन्हें रोक दिया गया था। उन्होंने बीआरएस पार्टी पर लंबित बिल छोड़ने का आरोप लगाया है। बीआरएस पार्टी पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने सुस्ती की वजह से विधेयकों को लंबित छोड़ दिया है। आपकी पार्टी को बकाया राष्ट्रीय समिति के रूप में भी जाना चाहिए। मंत्री की प्रतिक्रिया के बाद बीआरएस विधायक ने सरपंचों को बिलों के भुगतान में देरी पर तेलंगाना सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबित बिलों का भुगतान न करके सरपंचों को परेशान किया है। रचकोंडा के पुलिस ने आज एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि अनुभवी अभिनेता मोहन बाबू की गिरफ्तारी में कोई देरी नहीं हुई थी। रचकोंडा सीपी ने स्पष्ट किया है कि अभिनेता को एक पत्रकार पर हमले के मामले में 24 दिसंबर तक अदालत द्वारा राहत दी गई थी। सुधीर बाबू ने कहा है कि अब तक हमने मंचू परिवार के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। मोहन बाबू की गिरफ्तारी में कोई देरी नहीं हुई है। हमने अभिनेता को नोटिस दिया और उन्होंने समय मांगा। अदालत ने उन्हें इस महीने की 24 तारीख तक का समय दिया। सुधीर बाबू ने कहा है कि हमने पहले ही उन्हें नोटिस जारी कर दिया और जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का अनुरोध करते हुए एक और नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि वो बताई हुई तारीख से पहले अभिनेता से पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मांग सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि वो तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है। कुमार ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कुछ अनुयायी सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट कर रहे थे कि वो भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष पद संभालेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मीडिया चैनल भी इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहे थे, जबकि उनके समर्थकों ने इन संदेशों को स्नेह की वजह से साझा किया है। बंडी संजय ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक वीडियो की वजह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुने जाने की खबरों को खारिज करते हुए कुमार ने दावों को निराधार और अफवाह करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने उन्हें पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जो उन कर्तव्यों को पूरा करने पर उनके ध्यान का संकेत देता है। बंडी संजय ने अपने समर्थकों और मीडिया से आग्रह किया है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलबाजी वाली खबरें फैलाने से बचें। उन्होंने मीडिया से कहा है कि पार्टी तेलंगाना अध्यक्ष पर सामूहिक निर्णय लेगी और सभी को इसका सम्मान करना होगा और इसका पालन भी करना होगा। आंध्र प्रदेश के गड़प्पा में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का दिया गया बयान इस वक्त सुर्खियों में है।
भारतीय संविधान संरक्षण एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में बोलते हुए मदनी ने अयोध्या को लेकर एक बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में सरकार पर भी निशाना साधा है। अरशद मदनी ने कहा है कि ये लोग चाहते थे कि अयोध्या धर्म की राजनीति बने, लेकिन आज अयोध्या कोई नहीं जाना चाहता। अरशद मदनी ने आगे भाजपा सरकार को कमजोर दिखाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार 2 बैसाखियों पर है, एक नीतीश कुमार है और दूसरी चंद्रबाबू नायडू। मदनी ने दावा किया कि राम मंदिर बाबरी मामले में मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है। उन्होंने कहा, अयोध्या में कोर्ट ने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, फिर कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, लेकिन कोर्ट के हिसाब से हम जीत गए। अरशद मदनी ने आगे कहा है कि आज 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आए हुए, जो चंद्रबाबू नायडू को बताने के लिए काफी है कि आंध्र प्रदेश का मुसलमान क्या चाहता है। अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि सारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर बीजेपी कब्जा कर लेगी। हम राज्य सरकार यानी आंध्र प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि देश के सारे मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए बीजेपी के मुसलमानों की जायदाद को आग लगाने वाले इस बिल की मुखालिफत की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जयसार का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोपों में दर्ज मुकदमा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने मामले में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को इस केस में नोटिस जारी करने से मना कर दिया। ये मामला दक्षिण कन्नड़ जिले का है, जहां पर 2 लोगों ने मस्जिद में घुसकर जयसार के नारे लगाए थे। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट ने इस मामले को तब रद्द कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये अपराध कैसे हो सकता है। कोर्ट के इस सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के नारे लगाने की अनुमति दी जाती है तो इससे सांप्रदायिक विवाद हो सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैदर अली नामक व्यक्ति की याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु, जहां भारत के सबसे अधिक आईटी स्मार्ट लोग भी रहते हैं, कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है। सबसे ज्यादा साइबर स्मार्ट लोगों के राज्य में यहां आईटी इंडस्ट्री दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। वहीं साइबर डाकुओं का खतरनाक साया भी फैलता जा रहा है। कई बार तो लगता है कर्नाटक के निवासी साइबर डाके के शिकंजे में सिसक रहे हैं। साइबर डाकू यहाँ के लोगों से हर घंटे 7 लाख रुपए उड़ा ले रहे हैं। देश के आईटी हब में ऐसे लुके छिपे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 11 महीने में ही साइबर अपराधियों ने 20,875 लोगों को शिकार बनाया है। इन लोगों की मेहनत की कमाई पर 2047 करोड़ 20 लाख का डाका डाला गया है। पिछले 6 साल यानी जनवरी 2019 से नवंबर 2024 तक 3,595 करोड़ 40 लाख रुपयों पर हाथ मार चुके हैं। कर्नाटक में साइबर डाकू तरह तरह से वेश बदल कर लोगों को फंसा रहे हैं। इनमें डिजिटल अरेस्ट से लेकर फेडेक्स स्कैम तक शामिल है। साइबर अपराधियों से लुटे पिटे लोगों को आगे से OTP या पासवर्ड शेयर नहीं करने की हिदायत दी जाती है। पुलिस वाले भी ऐसा ही कर अपना काम पूरा मान लेते हैं। फिर भी केंद्रीय गृह मंत्री के आंकड़ों में साइबर अपराध कर्नाटक के साथ ही पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहला मुद्दा जिस पर मैं चर्चा करना चाहती थी वो ये है कि सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। दूसरा मुद्दा वो ये है कि सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर उतारी गई जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। आज सबसे पहले विजय दिवस है। मैं उन वीर जवानों को सलाम करना चाहती हूँ जो 1971 में हमारे लिए युद्ध लड़े थे। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई।
इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांस एक मिनट में खत्म करूँ। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से बस हो गया। राज्यसभा में एलओपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और बांग्लादेश को आजाद कराया। इस देश का गौरव दुनिया भर में फैला। वहां जो अराजकता चल रही है, कम से कम इन बीजेपी वालों को अपनी आंख खोलनी चाहिए और वहां के माइनॉरिटीज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहां के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।